हेलो बच्चों। इस भाग में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मसाकली के पाठ 11 में संकलित पंचवटी कविता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, की व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, कविता की व्याख्या जानने से पूर्व कविता की पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथ पंचवटी में से ली गई हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण द्वारा वनवास के समय पंचवटी नामक स्थान पर बिताई एक चांदनी रात का मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में वर्णन किया है। जब भगवान राम और माता सीता विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से चांदनी रात में किरणों का खेल और लक्ष्मण जी की मनोस्थिति का वर्णन किया है। तो चलो अब आगे कविता के भावार्थ को समझते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल, थल मतलब पृथ्वी, सभी स्थानों पर खेल खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। यहाँ पर कवि कहते हैं पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। तिनकों के रूप में उसका रोमांचित होना ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही खुश हो, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में जब चमकती है और उसकी चमक से पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और ऐसा लग रहा है मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुंदर वातावरण को पाकर वृक्ष भी मस्ती में झूम रहे हो। तात्पर्य क्या हुआ कि सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। आगे कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कवि गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और रात्रि भी बहुत शांत है। निस्तब्ध निशा मतलब शांत रात्रि है, कहीं भी कोई हलचल नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। और वो आगे सोचते हैं कि स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है। निरानंद है कौन दिशा कि पंचवटी के कोने कोने में आनंद ही आनंद फैला हुआ है, ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पे आनंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि आगे कहते हैं कि इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है तथा सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी नटी अर्थात नृत्यकी अपने कार्यकलाप बहुत शांत भाव से और चुपचाप करने में तल्लीन है। यहाँ पे क्या तात्पर्य हुआ कि नियति रूपी नृत्यकी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है
और अकेले ही अपने कर्तव्यों को निर्वाह किए जा रही है। तात्पर्य है कि प्रकृति के जो कार्यकलाप हैं, संसार के सो जाने पर, संसार के मनुष्य के सो जाने पर, रात्रि के आने पर भी वो अपने जो कार्यकलाप हैं वो एकाग्रता से और तल्लीनता से करती जाती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पर कवि गुप्त जी कहते हैं कि जब पूरी पृथ्वी सो जाती है तब प्रकृति वसुंधरा पृथ्वी का श्रृंगार करती है तथा चारों ओर मोती ही मोती ओस के कणों के रूप में बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब रवि मतलब सूर्य सुबह आता है तो वो सभी मोती को समेट लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जब वो ढलता है तो अपना विराम, अपना तेजस्व संध्या को दे जाता है। इसके कारण शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिसके कारण संध्या अपने नए रूप में, प्रकृति संध्या के समय अपने नए रूप में उद्धृत हो जाती है और भी सुंदर दिखने लगती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि जो सुंदर और चंचल ओस की बूंदें प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा की प्रतीक हैं, उन्हीं ओस की बूंदों से वह आत्मीय प्रकृति दुख की घड़ी में हमारे साथ रोती हुई सी प्रतीत होती हैं, जबकि सुख के क्षणों में इन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से वह अपने हर्ष को प्रकट करती हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती हैं, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सधे भाव से सेती हैं। यह प्रकृति हमारी अनजानी में की गई भूलों पर भी कठोरता पूर्वक दंड तो देती हैं, किंतु कभी कभी बड़ी दयालु होकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती हैं। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीय और संरक्षण का भाव व्यक्त हो रहा है। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कर कर मानो तान दे रहा है अब भी, नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा अब भी, अर्थात कि ये गोदावरी नदी का तट इस तरह से लग रहा है जैसे कि संगीत उत्पन्न कर रहा हो, क्योंकि चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी, क्योंकि इसके नदी का जल कलकल करता हुआ संगीत उत्पन्न कर रहा है और पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहा है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र लगकर लालच भरे लहकते हैं। संगीत उत्पन्न होने के कारण पत्ते भी ऐसे जान पड़ रहे हैं कि वो नाच रहे हों और उस मधुर संगीत का आनंद ले रहे हों। साथ ही सुमन, जिन्हें क्या कहते हैं हम, फूल, और फूल भी पूरे वातावरण को महका रहे हैं। चंद्र और नक्षत्र लगकर लालच भरे लहकते हैं। ये इस प्राकृतिक सौंदर्य को, पृथ्वी के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर चंद्र और नक्षत्र भी लालच भरी नज़रों से उसे पाने के लिए आतुर भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में गिरती है झरनों की छड़ी यहाँ, वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और सुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। यहाँ पर
कवि कहते हैं कि आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, अर्थात कि यहाँ पर पंचवटी के इस वन में चारों तरफ हर पल हरियाली छाई रहती है। एक पल भी ऐसा नहीं है, एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हरियाली आँखों को सुकून ना देती हो। जहाँ तहाँ झाड़ी में गिरती है झरनों की छड़ी यहाँ, और इस सुंदरता को जो झाड़ी में गिरने वाले झरनों की छड़ी है, इसे और भी सुंदर बना रही है। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और सुची है। वह इस वन में उपस्थित एक एक हिम की जो राशि है वो जितनी ही सरस और पवित्र है, क्या वास्तव में सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है? इसी पंचवटी की सुंदरता और पवित्रता के समान उनकी भी जो आशाएं हैं, उनके भी जो विचार हैं, वो भी उतने ही रमणीय और विमल रुचि रखने वाले हैं। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।